नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पर संक्रमण काफी ज्यादा कोरोना का फैला हुआ है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो अमेरिका में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में अब तक 8,27,748 लोगों की जान जा चुकी है। 98,000 से ज्यादा अमेरिकी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है अमेरिका में इस वक्त जो कोरोना से लोग पीड़ित हैं उनका। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लगातार अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की जा रही है। आपको बता दें 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा यहां पर केस आ चुके हैं। 4 दिन पहले 5,90,000 मामले आए थे। अमेरिका में 4 दिन में ये मामला दोगुना हो गया। संक्रमण की संख्या जो आंकड़ा है वो दुगना हो गया है। 98,000 से ज्यादा लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं। अमेरिका में महामारी की शुरुआत से अब तक लगातार मामले किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं वो हमने देखा। कोरोना से अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और बात करते हैं अपने देश की राजधानी दिल्ली की। यहां पर बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स है, वहां पर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड्स आरक्षित करने का निर्देश दे दिया है। दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम जिनकी कुल क्षमता 50 बेड्स की है या फिर उससे ज्यादा है, अपने यहां कम से कम 40% बेड्स वो कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करें। यानी कि जो नॉर्मल बेड्स हैं वो भी 40%, आईसीयू बेड्स वो भी 40% कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। वहीं 24 घंटे में कोरोना केसेस की अगर बात करें दिल्ली में तो यहां 5,481 नए मामले आए। करीब 7.5 महीने में सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। 8.37% इस वक्त कोरोना की संक्रमण दर राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। 7.5 महीने में ये भी सबसे ज्यादा है। सक्रिय मरीजों की संख्या 15,000 के करीब पहुंच चुकी है, वो भी 7 महीने में सबसे ज्यादा है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उधर राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को यहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। इस वीकेंड से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन लगाने की बात से साफ इनकार कर दिया है। आइए देखते हैं परिमल की रिपोर्ट। मेट्रो के बाहर ऐसी भीड़ अब देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन बिना मास्क के लोग सफर नहीं कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तय किया गया कि शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। सभी सरकारी दफ्तर में जरूरी कामों को छोड़कर बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में आधी क्षमता पर काम की इजाजत होगी। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकलें। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 8 जनवरी तक दिल्ली में हर दिन 8 से 9,000 मामले आ सकते हैं। 15 जनवरी तक ये बढ़कर 20 से 25,000 हर दिन हो सकते हैं। पर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को फिलहाल खारिज किया है। क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम भी। सर, आज संक्रमण दर कितनी दर्ज होगी? लगभग 8.5% के आसपास। 8.5% जी। और मामले आएंगे 5,500 के आसपास। 5,500 के आसपास। वैसे शनिवार इतवार की बंदी के फैसले से ही मजदूर चिंतित हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो दिक्कत आ जाएगी इन दोनों। तो आएगी। आज क्या खाएगा इंसान? फिर परिवार हमारा यही है, माँ बाप, बच्चे हैं, और कुछ पैसा जोड़ के भी नहीं रख रखा सर हमने तो। कर्जा भी ले लेके दिया हमने, यानी खर्चा चलाया कर्जा ले लेके। अब प्रॉब्लम हो रही है और खर्चा भी देना है जैसे लिए है। फिलहाल डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी। कोताही लापरवाही भारी पड़ सकती है। महामारी से इस लड़ाई में कुछ सख्त फैसले सरकार ले रही है, कुछ समझदारी के फैसले हमें भी लेने होंगे। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
तो दिल्ली के बाद अब बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां कल 10,860 कोरोना के नए मामले आए, जिनमें से 9,665 यानी 89% बिना लक्षण वाले मरीज थे। कल आए नए मरीजों में से 834 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उनमें से 52 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। वहीं सोमवार को 8,082 मरीज मिले थे और उनमें से 574 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। डबलिंग रेट अब 110 दिन पर होने लगा है। कॉर्डेलिया क्रूज वापस अब मुंबई आ गया है। इस पर सवार 2000 लोगों में से 66 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये क्रूज शिप गोवा के एक पोर्ट से लौट आया है। कई संक्रमित लोगों ने गोवा में आइसोलेशन में जाने से मना कर दिया था। अब ये लोग जहाज पर ही रहेंगे। रविवार को एक क्रू मेंबर के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी यात्रियों का टेस्ट यहां पर करवाया गया था। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नाइट कर्फ्यू यहां भी लगा दिया गया है। राज्य की सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना के मुद्दे पर क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद यह फैसला किया है। तो कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर असर जो है शादियों पर अब देखने को मिल रहा है। देश भर में जनवरी से लेकर मार्च भर में करीब 30 लाख शादियां होनी हैं। अब कोरोना ने इन शादियों का भी बजट बिगाड़ दिया है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाले रजत कुमार की बेटी की शादी 23 जनवरी को है। बैंक्वेट हॉल बुक करा दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से हॉल बंद हो चुके हैं। अब वो यूपी में बैंक्वेट हॉल खोज रहे हैं ताकि बेटी की शादी हो पाए। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं इस मोमेंट पर कहाँ जाऊँ, जबकि मैं ऑलरेडी अपना सब अरेंजमेंट दे चुका हूँ, अपने मेहमानों को सबको इनविटेशन कार्ड दे करके बुला चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे बराबर में यूपी यहाँ पर सिर्फ 500 गज दूरी पे, जहाँ पर 200 लोगों की व्यवस्था अभी भी अलाउ है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 20 आदमी के लिए कैसे अपने फंक्शंस में, जबकि 20 मेंबर तो हमारी फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं। दिल्ली में 1000 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल और टेंट हाउस हैं। कड़कड़डूमा में गुरमीत बैंक्वेट हॉल में मंगलवार को जन्मदिन पार्टी थी, लेकिन सन्नाटा छाया है। 9 जनवरी को भी शादी की बुकिंग है, लेकिन अब जनवरी तक शादियों के लिए फिलहाल बैंक्वेट हॉल को बंद कर दिया गया है। पिछले 2 सालों से पूरी ये इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, तो दिल्ली सरकार से मेरी अपील रहेगी कि बैंक्वेट की इंडस्ट्री को बर्बाद ना किया जाए। कृपया करके इसकी थोड़ी गैदरिंग के लिए खोला जाए। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक में देश भर में हो रही करीब 30 लाख शादियों पर कोरोना का असर होगा। इससे बैंक्वेट हॉल, होटल, पूल और टेंट हाउस से जुड़े कारोबारों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है जो शादी की तैयारी कर चुके हैं और कई जगहों पर एडवांस पैसा भी दे दिया है। 2 साल के बाद में शादी करने और शादी कराने वालों को इस साल अच्छे की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पर सोचिए, जिन लोगों ने कोरोना के चलते अपनी शादियां टाली हैं या जिनके प्री बुकिंग के पैसे डूब गए, वो जब राजनीतिक पार्टियों की भीड़ को देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो कोरोना के बढ़ते मामलों में जहां आम लोग परेशान हैं, उसके लिए पाबंदियां हैं, कई परेशानियां हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चुनावी राज्यों में रैलियों पे रैलियां हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री होंगे फिरोजपुर में, पंजाब में। वहां बीजेपी के चुनाव प्रचार की वो शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री अकाली दल का गढ़ माने जाने वाले फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद ये पंजाब में पीएम की पहली रैली होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो कपूरथला, होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री 42,750 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री की रैली के विरोध का ऐलान किया है और खबर यह भी है कि रैली का विरोध करने पहुंच रहे किसानों को फिरोजपुर में आने से रोकने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम विशाल है, जिसे बेंगलुरु से मुंबई लाया गया है। इसके अलावा एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है, उसको भी मुंबई लाया गया है। उत्तराखंड से ही गिरफ्तारी हुई है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने वाले आरोपियों में से एक विशाल कुमार 10 जनवरी तक रिमांड पर दे दिया गया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल इसे बेंगलुरु से पकड़ कर लाई। पुलिस के मुताबिक विशाल इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन बुली ऐप पर कंटेंट अपलोड करने का काम भी करता था और मुख्य आरोपी के संपर्क में था। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला सिद्रा पटेल का कहना है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बड़ी साजिश का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे जो 100+ विमेन हैं, सारे मुस्लिम हैं, सारे आउटस्पोकन हैं, सारे अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने नहीं डरती हैं, सारों इस सरकार को क्वेश्चन करती हैं। तो मकसद डेफिनेटली था कि उनको एक ह्यूमिलेशन हो, साइलेंसिंग हो, और ये इसलिए हुआ है बिकॉज जब सुली डील्स हुआ था तभी कोई टाइमली इंटरवेंशन नहीं लिया गया था, तो एक सॉर्ट ऑफ एम्बोल्डन हो गया है। एंड आई डोंट इवन, मुझे ऐड भी नहीं करना पड़ेगा कि एक हेट का जो इकोसिस्टम है वो इसी का, ये कुछ सेपरेट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, वो जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी का आजकल माहौल है उसी का ये एक हिस्सा है। बुलीबाई नाम के ऐप मामले में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से पीड़ित महिलाएं सामने आई हैं। आरोप है कि उनकी तस्वीर और जानकारी अपलोड कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आरोप है कि बुलीबाई ऐप पर महिलाओं की बोली लगाई जाती है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और मुंबई एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक भी ये मामला उठा चुके हैं। मामले में एक महिला भी शक के दायरे में है। पुलिस ने उसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि ये महिला मुख्य साजिशकर्ता हो सकती है। मुंबई से कैमरामैन अशोक मारी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब में वैसे चुनाव के तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन चुनावी बिगुल एक तरह से बज चुका है। और आपको बता दूं कि इस बार पंजाब का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चौतरफा मुकाबला होगा। एक तरफ कांग्रेस है जिसकी अपनी सरकार है, दूसरी तरफ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, दूसरी तरफ जो है अकाली दल है, उसके साथ बीएसपी है, और एक चौथा जो धरा बना है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का है। और इन सब चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान या अध्यक्ष जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू साहब है। सिद्धू साहब, आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, एनडीटीवी के साथ मेरा रूहानी नाता है। जी हाँ शरीफा जी, आपके साथ ये दिक्कत क्या है कि कैप्टन आपको पसंद नहीं आता है, मतलब कैप्टन से बनती नहीं आपकी। जब आप खेलते थे तब भी नहीं बनता था, राजनीति में आए तब भी नहीं बना। जब आपका कैप्टन विरोधियों के हाथ की कठपुतली बन जाए, जब वो अपनी जान बचाने के लिए, जैकरंडा ट्रस्ट से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए कांग्रेस को बेचे, पंजाब को बेचे, धंधा करने के लिए अपने विरोधियों, अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला के 75-25 खेले, तो फिर वो कैप्टन नहीं है, गद्दार है। और उस गद्दार को हमने बाहर फेंक दिया। ये प्रमाण है कि 78 एमएलए में से एक भी एमएलए उसके साथ नहीं था। और जब वो 780 वोट पे लिए थे, जब उसने अपनी पार्टी बनाई थी, जब तब जैसे बिल्ली छप्पड़ में से नहा के निकलती है ना, वैसे वो सोनिया मैडम के पास गया था और उसे प्रधान बनाया गया था। 2 बार उसे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसने कांग्रेस को और पंजाब को बेचने के अलावा कुछ नहीं किया। कैप्टन कहते हैं कि बहुत सारे जो है विधायक, कुछ सांसद भी उनके संपर्क में है, समय आने पे बताएंगे, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। उनकी घरवाली उनके साथ नहीं है, और कौन साथ होगा? तो ऐसे ही कितने लोग थे जिस दिन निकाला था उसको? कितने लोग थे जिस दिन वो कहता है मुझे जलील किया था? कितने लोग थे उसके साथ खड़े? तो ऐसे ही बाउंसर मारे जा रहे हैं। बाउंसर उसके पल्ले ही नहीं है, चला हुआ कारतूस आदमी है। फोका पटाखा है, पटास खत्म। अच्छा सिद्धू साहब, आप प्रधान हैं, लेकिन चुनाव का मेन प्रधान कौन है? किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? ये हाईकमांड तय करेगी। हर आदमी का कोई बॉस होता है, आपका भी तो कोई बॉस है, वो तय करता है ना आपको कहाँ लगाना है। तो हम सिपाही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। टीआरपी वाले टीआरपी बना रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाने वाले बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मसलों से भटकाने वाले भटका रहे हैं। 100 मन दूध में
खट्टा डालने वाले खट्टा डाल रहे हैं, लेकिन सिद्धू मुद्दों पे खड़ा है। सिद्धू मुद्दों की राजनीति करता है और आज भी पंजाब के मुद्दों पे खड़ा। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हमारा फिस्कल डेफिसिट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट से मेरा मायना है, कोई भी दर्शक अगर देख रहा हो, कि अगर मेरा इनकम 100 रुपए है और खर्चे 175 रुपए है तो 75 रुपए फिस्कल डेफिसिट है। पंजाब के खर्चे, कहा कि पंजाब बैंकरप्सी की ओर चला गया है। 1 करोड़ 40 लाख, सॉरी 140 करोड़ का हमारा बजट है, ठीक है, खर्चे हैं हमारे, ऑलराइट। 140 करोड़ में से 75 करोड़ हम मांग के लेते हैं कर्जा। 25,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर सूद है। 1 लाख करोड़ हो गया ये, ठीक है। उसके अलावा 18,000 करोड़ रुपया भारती साहब ये अगले साल जून में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो कॉम्पनसेशन थी जीएसटी की वो बंद हो जाएगी। लेकिन शरीफ जी आप भी तो घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रहे, पैसा कहाँ से लाएंगे? सुन लीजिए, 2,000 रुपये। अरे आप बड़ी बात तो सुनिए ना, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली जनरेशन के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट है। अरे भाई, केजरीवाल साहब आए 4.25 साल बाद, 18 साल के ऊपर की बच्ची को वो 1,000 रुपया देंगे, क्यों 17 साल वाली को क्यों नहीं? इसका मतलब इलेक्शन स्टंट है। सिद्धू कहता है जो 5वीं पास करेगी, हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, पढ़ाई को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है। सिद्धू कहता है कि जो कांग्रेस की पॉलिसी ये है, कांग्रेस ये कहती है कि 5 क्लास पास करने वाली बच्ची को 5,000, 8वीं पास करने वाली को 10,000, 10वीं पास करने वाली को 15,000 और एक टैबलेट, एक प्रॉपर कंप्यूटर, ठीक है। ये इंसेंटिवाइज। फिर जब वो कॉलेज जाएगी, 12वीं पास करेगी तो 20,000 रुपए और इसको एक स्कूटी देंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे ये बताइए, और 8 एलपीजी भी देंगे। क्या ये अगली जनरेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं है? किसी की पढ़ाई के लिए उसे इंसेंटिवाइज करना, उसे अपने पैरों पे खड़ा करना, क्या ये लॉलीपॉप है? क्या ये फ्री भी है? आप गृहिणी की बात करें, जो गृहिणी अपना घर पालती है, सवेरे अपने घर वाले को घर से भेजती है, बच्चों को पालती है, सारा दिन चूल्हा चाका करती है, उसको किसने सम्मान दिया है साहब? मुझे बताइए कि अगर 8 सिलेंडर उसको दे दिए, ये माफिया पंजाब में 40,000 करोड़ रुपया खा जाता है। 100 परिवारों के साथ पंजाब का फाइनेंस बंधा हुआ है। रेत माफिया, शराब माफिया, केबल माफिया, बस माफिया, इन लोगों ने 2 बसों से 6-6 हजार बसें बना ली, 5 स्टार होटल बना लिए। क्या दिया है इन्होंने गरीब को? और जो प्रॉमिस किया, क्या वो देने लायक थे? तो ये बजट सरकार है सर, तो भाई हमारी सरकार में मैं तो घर बैठा था साहब, मैं तो हर रोज कैप्टन को सवाल पूछता था, मेरी सरकार कहां से? मैं तो हर सरकार को तो गुलाम बना रखा था। आइए सब गुड कॉप बैड कॉप आप ही। नो जी, बिल्कुल भी नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता छोड़ी, किसी ने सरपंची छोड़ी हो? बताओ। सिद्धू जब बीजेपी को छोड़ के गया, 6 साल की राज्यसभा छोड़ी, एक बंदा बताओ 72 साल की हिस्ट्री में? मनोरंजन भारती साहब, नाम लो, एक नाम लो। सिद्धू कुछ लेने नहीं गया था, सिद्धू छोड़ के गया था 6 साल की सत्ता, समझे मेरी बात? और वो जो मकसद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू गया था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो माफिया चलते रहे और उन माफियों को पनाहगार कैप्टन अमरिंदर सिंह था। अब जब निकाल दिया तो कहता है कि मेरे राज में इतने लोग माइनिंग करे, तो तुम सो रहे थे, एक्शन क्यों नहीं लिया? आज तुम उनकी फाइलें दे के आते हो विरोधियों को। घर का बेधी तो लंका ढा गया। कैप्टन के पल्ले कुछ नहीं है, कैप्टन का किरदार खत्म हो गया। कैप्टन एक बिका हुआ आदमी लगता है आज। चलिए, आपकी बात सही है, आपने सारा दोष कैप्टन पे मर दिया, लेकिन नहीं, एक बात समझ लीजिए आप, कैप्टन को जो लोग चलाते थे वो इंश्योर करते हैं कि एक पपेट मुख्यमंत्री उनका हो, उनके इशारों पे सब बातें हों, समझे नहीं? अभी का मुख्यमंत्री कैसा है? देखिए, अभी का मुख्यमंत्री 2 महीने तो आपने उसको दिए हैं, तो क्या बांस पे चढ़ जाए? उसकी इंटेंट अच्छी है, लेकिन बजटरी एलोकेशन और पॉलिसीज से पंजाब ऊपर उठेगा। मतलब आप अगर इंटेंट अच्छी है तो आप ये नहीं कह सकते एलओजी। देयर हैज टू बी अ बजटरी एलोकेशन, देयर हैज टू बी अ रिसर्च, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर पॉलिसी टू गेट पंजाब आउट। ये नीतिबद्ध
योजनाबद्ध तरीके से हमें जो करना है वो करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अपनी सरकार की इतने खुलेआम आलोचना क्यों करते हैं भाई? आप कान में भी तो कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को। मुझे बोलो, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह था उसके कान में कहा, कैबिनेट में कहा कि आप पॉन्टी चड्डा से मिलके पंजाब बेच रहे हैं, फिर बंद कमरों में कहा, फिर उसने मुझे निकाल दिया, फिर उसने मुझे जलील किया, तो फिर कब तक बंद कमरों में रहते भाई? हाँ जी, आप पार्टी को बेच रहे हो, आप सूबे को बेच रहे हो। नया मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं है, तो वो भाई तो भाई नया मंत्री अगर नया मुख्यमंत्री आया तो सब ठीक है, हम एक एजेंडा दे रहे हैं, पंजाब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। किसने कहा? ये आप देखिए, ये शगुफे छोड़ने, टीआरपी की बात करनी कि यार मन मुटाव खड़ा कर दो। पिछले बार भी केजरीवाल कहता था कि हमारे मन मुटाव है, और सारे टेलीविजन चैनल लगे हुए थे, 100 सीट आएंगी, कितनी आई? कुकड़ी के पंखों की तरह बिखर गया था झाड़ू, 20, उन 20 में से भी 10 कांग्रेस में आ गए। हाँ जी, क्या बात करते हो? जो बंदा आके चुनाव के पहले आके शगुफे छोड़ता है, जिस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी पिछली बार इलेक्शन लड़ने आई थी, विक्रम मजीठिया के तलवे चाट के माफी मांगी इसने। हाँ जी, आगे चलिए, आगे चलिए। ये कहते हैं कि हम यहां 26 लाख नौकरी दे देंगे। दिल्ली में कितनी दी है? एक महिला को 1000 रुपए दिया है। एक महिला इनके कैबिनेट में है, एक पंजाबी इनकी कैबिनेट में है। SYL पे इनका क्या स्टैंड है? अरे क्या यार, गिरगिट की तरह रंग बदलता। हमारी पराली की बात करता है, पोल्यूशन की बात करता है। भाई 45 लाख CNG की बसें थी, आज 25 लाख सवारी रह गई। अरे आप अपने होम मिनिस्टर को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्यों करते देखो भाई, बड़े से कहा कि मैं कह रहा हूं, सिद्धू जी के पैरों पे रख दूंगा। मैं कह रहा हूं यार, मेरी बात सुनो, मैंने नाम भी लिया हो तो बोलो। मेरे ख्याल से 50 कांग्रेस वालों ने मेरे खिलाफ बोल दिया होगा, मैंने बोला हूं? कभी ये भी तो देखो, कभी ये भी तो देखो कि सिद्धू का सब्र जो है वही सिद्धू के लिए एक निजात बना है। सिद्धू ने अपनों के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। अगर कोई मेरा नाम बोल के हेडलाइन बनानी चाहे बनाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। आपने होम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं बोला? क्या बोला है बताओ, तुम बताओ ना, निकालो। हवाई बातें। देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी ने एक फरमान जारी किया है, ठीक है, एक ऑफिस उन्होंने खोला है जलंधर में। तो उन्होंने कहा है कि या तो करेंगे अंदर ईडी से, या आ जाओ हमारे ऑफिस जलंधर, अंदर या जलंधर। तो जिनको कहते हैं ना जलंधर कि तेरे ऊपर 2000 का वो है, फिर उससे कहते हैं बोल सिद्धू के खिलाफ। तो ये इनकी गेम है, गंदी सड़ी हुई गेम। इनको पता है कि जीतना नहीं है। ये बंगाल में करते आए हैं, और गोदी मीडिया बैठा गोद में चिल्लाता रहता है। क्या फर्क पड़ता है पंजाब को? क्या हुआ? नहीं जीतना है इन लोगों ने रंग में भंग डालनी है। कोई ना कोई बहाना करके इन्होंने ये देखना कि यार टीवी पे चलाओ, कैंपेन बंद करो, लेकिन उससे पंजाब नहीं रुकने वाला। पंजाब का एक सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है जो पंजाबियत में बंधा हुआ है, आपसी भाईचारे में बंधा हुआ है। इसलिए नवजोत सिद्धू ने आज तक कोई फ्रीबी अनाउंस नहीं की। कांग्रेस का पंजाब मॉडल एक ही बात कहता है कि पंजाब के खजाने की चोरी 25 साल से जो हो रही है उसको कैसे रोकना है, और उस पैसे को खजाने में लाके डबल करके लोगों तक कैसे पहुंचाना है। लोगों की ताकत को, टैक्सों की ताकत को डबल ट्रिपल करके, जैसे बादल समंदर में से पानी लेता है मनोरंजन भारती साहब, और फिर धरती पे बरसा के नदियों द्वारा 3-4 गुना उसे वापस करता है। तो वही हमारी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। अभी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अभी कूदे नहीं है चुनावी समर में, वो आएंगे, वो भी कुछ घोषणाएं करेंगे। तो प्रधानमंत्री को 5 साल लगे कूदने के लिए, पहले क्यों ना कूदे? हम तो वहीं खड़े थे, हमने तो राज्यसभा छोड़ी। हमें कह रहे थे दिल्ली का फेस बन, हमने वो भी छोड़ा, हमने इनको भी छोड़ा, हमने MP की सीट छोड़ी। क्यों छोड़ी सिद्धू साहब? क्योंकि इन्होंने बादलों को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना। क्या मिलता था मुझे? मोदी की सीट आपको नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं। अमृतसर और कह रहे थे कुरुक्षेत्र से लड़, तू 3 लाख से जीतेगा। मैं कह जी मैं यहाँ से भी जीत रहा हूँ, 4थी बार जीतूंगा। मोदी इलेक्शन में था वहां पर। हाँ, तो मैंने MP भी नहीं लड़ा। मैं जेटली साहब वहां 1.5 लाख से हारे। क्यों हारे? फाइनेंस मिनिस्टर था हिंदुस्तान का। उसके बाद पुरी साहब 2 बार हारे, सिद्धू 4 बार कैसे जीत गया वहां? ये लोग तय करेंगे मनोरंजन भारती साहब। इसलिए ये लोगों को बताइए कि सिद्धू 6 इलेक्शन जीता है। और ये मंत्री, जो बड़े बड़े मंत्री, उनको यूज करते थे। बादल को ये था कि मेरी जो बहू है वो दूसरी बार बनेगी,
एमपी, सिद्धू बनेगा चौथी बार, तो मंत्री कौन बनेगा पंजाब से? अच्छा, कई बार जब आपका कोई बयान आता है उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप साफ करें। तो आम आदमी पार्टी कहती है, चाहे केजरीवाल कहते हैं, सिद्धू भले आदमी आपकी प्रशंसा कर देते हैं। तो भाई प्रशंसा कर देते हैं, जहां भलाई हो उससे कंफ्यूजन होता है। क्या पता कोई बात कर रही हो। मेरी बात सुनो, कोई मेरी प्रशंसा करेगा तो उसके पास है ही कुछ नहीं, कोई चवन्नी रवादार हो तो सिद्धू बोले। अगर नवजोत सिंह सिद्धू कोई घपला वपला किया होता तो ईडी ठोक देती। ये बात मैं भी मानता हूँ कि कोई, अरे सर साहब आप ईमानदार हो, ये बात सब जानते हैं। तो फिर इसीलिए तो नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है और कुंडा खोलता है, पोल भी खोलता है, इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू खटकता है लोगों की आंखों में। ऐसा करो, लालटेन निकालो और बताओ कितने पॉलिटिशियन ऐसे जिनके लिए धंधा नहीं है सियासत को लहू पीने की लत है, वरना इस देश में खैरियत है। क्या बात है। अरे देखो तो गरीब का हाल है। 400 से सिलेंडर 900, दाल 120 रुपया, मुर्गी 150 रुपए। कर लो बात, दाल रोटी खाओ, कहां से खाओ? ये चंडीगढ़ में जो हार हुई है और आम आदमी पार्टी विजय पताका फहराती है ना, ये 2 बार का एमपी था वहां बीजेपी का, और 2 बार की उनकी वो थी म्युनिसिपैलिटी। ये कांग्रेस का कोई वो नहीं है इसमें। तो कांग्रेस को भी तो अच्छा करना चाहिए था। तो कांग्रेस और क्या करे पंजाब में भाई? 78 सीटें ले ली, 8 एमपी की सीटें जीत गए, सारी म्युनिसिपैलिटी जीत गए, हर इलेक्शन जीत गए, और बांस पे चढ़े कांग्रेस। चंडीगढ़ हार गए इस बार। नहीं, चंडीगढ़ मैं क्या कह रहा हूं, चंडीगढ़ में हमारा कोई स्टेक ही नहीं था। सरकार उनकी, एमपी उनका, म्युनिसिपैलिटी उनकी, हमारा उसमें क्या था भाई? अच्छा, एक और मुद्दा है जो उठेगा, बॉर्डर का जो इशू है, और आपके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ रिश्ते कहे जाते हैं, उसको लेकर के भी फिर चुनाव जब सिद्धू के खिलाफ कुछ नहीं है तो रोक दो। फिर ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, मत मिलाओ हाथ, रुको ना, बंद कर दो ये जो मतलब मिठाइयां बांटते हो। भाई सिद्धू वहां एक दिन गया, तुम वहां जफियां डाल के आए, ये कैप्टन साहब वहां गया, सुल्तान घोड़ा लेके आया, और एक ऐसी पता नहीं अब मैं क्या कहूं उसको, किस नहीं कहूंगा ना, मैं जानता हूं लोग समझ गए हैं, और किसको बिठा के लाया। उसके बाद ये गए, बादल साहब भेड़ बकरी लेके आए। सिद्धू वहां गया, 72 साल की अरदास कबूल हुई, इतिहास बना, और करतारपुर का लांगा खुला। क्या चुभता है ये? चुभता है ये? हमारी कोई भी चीज है वो 2100 किलोमीटर अडानी के पोर्ट पे जाए, 22 किलोमीटर क्यों ना जाए? कराची मुंबई खुला है, अमीरों के लिए वो सब कुछ खुला है, लेकिन पंजाब की किस्मत पे ताले लगेंगे। 34 देशों से व्यापार है हमारा, क्यों ना खुले? भाई तुमने 1992 में 5 रुपए डीजल था, तुमने 100 रुपया डीजल कर दिया, 25 गुना। किसान की एमएसपी तुमने 5 गुना भी नहीं बढ़ाई। ठहरो, वो 300 से 1700 हुई। मैं कहता हूं 1700 की कनक उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान रखो, 3000 की बिकती है। 3200 की बासमती रुको 3200 की बासमती रखो, 7000 की बिकती है। कहां से लाओगे तुम ऐसी मार्केट? क्यों रोकते हो तुम? क्या यहां भी यूनियन टेरिटरी बनानी? अच्छा, अब जो आपने किसानों की बात कही, तो किसान संगठन जो कि आंदोलन कर रहे थे, उसमें से कुछ चुनाव में भी आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भैया उनकी मर्जी है, किसी हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है, उनका यहां पे धरना देना भी डेमोक्रेटिक राइट था। उनको खालिस्तानी बोला, ये बोला, जो इनके तलवे चाटे वो नेशनलिस्ट हो जाता है, जो इनके खिलाफ 4 बातें बोले वो एंटी नेशनल हो जाता है। क्या बकवास है ये? हैं? कायर आदमी रोज 50 बार मरता है। मनोरंजन भारती साहब, आपके साथ कितने साल रहा हूं, एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं मैं, समझे ना? ये नहीं चलेगा। ये वेस्ट बंगाल में जो चला, जिसको चाहो खरीद लो, हर आदमी खरीदा नहीं जाता। चलिए, एक अंतिम का सवाल है जी, फिर से पूछता हूं, पूछो। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सीधा पंजाब बताएगा, पंजाब के लोग बताएंगे, पंजाब के लोग तय करेंगे कि धरती पुत्र कौन होगा। ये धरती, पंजाब की धरती, इस 25 साल के जुल्म के बाद इतनी सयानी हो गई है कि अपना वारिस खुद चुनेगी, हाईकमान तय करेगी। विधायक चुनेंगे? मैं कह रहा हूं विधायक खुद चुनने हैं। विधायक कहां से चुनेंगे? विधायक तो 5 साल पहले बने थे विधायक। नहीं, अभी जो नए विधायक। अरे तो फिर पिछली बार केजरीवाल ने अनाउंस नहीं किया था, ठोक दिया ना। अरे भाई कौन लागू करेगा एजेंडे को? तो भाई मोदी बने, इधर से मनमोहन सिंह बने, वो गलत था। पिछली बार केजरीवाल था, गलत था। ये हाईकमांड को तय करना। पंजाब के लोग बहुत सियाने हैं, किसी ने मन नहीं बनाया, वो देखेंगे कौन है जिसके किरदार पे इस बार वो विश्वास कर, क्योंकि हमारा लास्ट चांस है साहब, हमारा लास्ट चांस है। इर्रिपेरेबल डैमेज होने वाला है। पंजाब ये समझता है,
70,000 करोड़ रुपए के एसेट्स बिक चुके हैं। हमारा हर बच्चा आईलेट्स करके बाहर जा रहा है। एक पीढ़ी पूरी टेररिज्म में बर्बाद हो गई, एक पीढ़ी पूरी चिट्टे में, ये नशे में बर्बाद हो गई, सजा किसी को नहीं मिली। तो इसका मतलब सिद्धू साहब आप आलाकमान को ये भी इशारा कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल गलत। आपके कहने, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए साहब। मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इन दोनों का सिपाही हूँ और सारी उम्र रहूंगा। ये मुझे पता है। हाँ, सारी उम्र रहूंगा, अनकंडीशनली रहूंगा, लेकिन मैं पंजाब के साथ द्रोह नहीं करूंगा, मुद्दों से भटकूंगा नहीं, मुद्दों की राजनीति करूंगा। पंजाब की जिंदगी को अगर मैं बदल सकता हूं, नी में चुन देना, लेकिन अगर तुम शगुफे डाल के और ये पिछली बार की तरह ऐसे ही सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलोगे तो सिद्धू गुमराह नहीं करेगा पंजाब को। तो चुनाव होने वाले तो राहुल गांधी छुट्टी मनाने चले गए। बिल्कुल गलत। आपको अगर कुछ और नहीं मिलता तो ये टीआरपी के लिए नया शोषा है। क्यों भाई ये मोदी साहब विदेशों में ही घूमते रहे हैं तो छुट्टी पे ही रहे हैं, तब तो आप बोलते नहीं। आज राहुल जी जहां भी गए हैं, हो सकता है वो हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हो सकता है कि उन्होंने कोई गुप्त मीटिंगें रखी हो, क्यों गुप्त विचार प्रकट हो। अगर वो गए भी हैं तो उनका हक है भाई। हम कैसे जीते हैं? उनके नाम से जीते हैं। हमें किसने दी ताकत? उन्होंने दी। जब ये लोग गुंडों के साथ, मवालियों के साथ, डाकुओं के साथ खड़े थे तो राहुल गांधी ने कहा था कि भाई इस सिस्टम में, प्रियंका जी ने कहा था कि सिस्टम में रह के ही तुम सिस्टम बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें वही अच्छा लगता है जो सत्ता में है यार। मतलब दो मापदंड कैसे करते हो तुम? सिद्धू जी, आप जो बोल रहे हैं आपकी आस्था है, आप उनको लीडर मानते हैं। आस्था नहीं, मुझे उन पे विश्वास है। आस्था मुझे भगवान पे है, मेरे गुरु पे है, जिसके लिए मैं कहता हूँ। आपको विश्वास है, लेकिन आज की राजनीति में आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी को एक रिडिकूल कर दिया है? क्यों भाई लोगों ने? क्यों भाई लोगों ने? ये क्यों नहीं, पर क्यों भाई? इसलिए कि वही एक विकल्प है। कांग्रेस मुक्त भारत क्यों? क्योंकि जानते हैं कि रीजनल पार्टी से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ही विकल्प है बीजेपी का। ममता बनर्जी कहती है मैं विकल्प हूं। मैं कह रहा हूं तो 70 साल से कौन विकल्प था? देश को आजादी किसने दिलवाई? ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसने दिया? कौन चला रहा है 70 साल से इस देश को? ये बातें मत, मतलब ये उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा बना हुआ है साहब। सुरखरू होता है इंसान फतेह आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। और राहुल गांधी, मैं आपको लिख के देता हूं, खरा सोना है 24 कैरेट। प्रियंका जी, आग में भी डालोगे काले नहीं होंगे, और चमकेंगे और दमकेंगे, कुंदन बनेंगे। चलिए सिद्धू पाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए। और उस दिन भी बात करेंगे जब एंड में मैं यही कहता हूं कि आदमी का किरदार कब खेरू खेरू होता है, जब वो समझौता करता है। सिद्धू के किरदार में कोई समझौता नहीं है। पंजाब के मामले में कोई समझौता नहीं, किसी से भी नहीं। क्योंकि वो जो लोग 6 बार मुझे इलेक्शन जिता चुके हैं वो मेरे लिए भगवान है। जैसे तिलों में तेल है, सागर में लहरें, फूलों में खुशबू, वैसे गन्ने में गुड़, वैसे ही परमात्मा उनके भीतर छुपा है। मैं उस भगवान का सेवक हूं, मनोरंजन भारती साहब, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। थैंक यू सर। इसी नोट पे खत्म करते हैं। ये थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब, और उन्होंने जो कुछ कहा, उम्मीद करते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, हालांकि खेल में भी उनका कॉन्फिडेंस था, उसी तरह का था। लंबे लंबे छक्के मारते थे, यहाँ पे भी उसी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। कभी छक्का भी होता है, कभी लोग आउट भी हो जाता है, लेकिन राजनीति की पिच उनको कितना रास आती है ये चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। 6 बार चुनाव जीतने के बाद मैं विधानसभा चुनाव की, इस विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। इसका भी प्रमाण देना पड़ेगा मनोरंजन भारती साहब। 6 बार इलेक्शन जीतने के बाद। मैं वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था यही प्रमाण है लोगों का। आपके कितने सेलिब्रिटी हैं जो 2 चुनाव भी जीते हैं? नहीं, आप सही। पहली बार चुनाव इंसान सेलिब्रिटी बन के जीता, बड़े सारे भाग जाते हैं। दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार आचरण व्यवहार जीतता है, और चौथी बार के बाद उसका किरदार जीतता है। चलिए, आपके से दोबारा मुलाकात करेंगे जब पंजाब के नतीजे आएंगे। पंजाब के लोग जिंदाबाद। कैमरामैन शशिकांत झा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल मनाली में एक बार फिर बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। शाम को हुई बर्फबारी के वक्त सैलानी सड़कों पर निकल आए और मौसम का पूरा मजा लिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कि क्या स्थिति है कर्फ्यू की और कोरोना की पूरे देश में। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कई राज्यों में पाबंदियों का नया दौर शुरू हो चुका है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है तो कुछ ने वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया है।
कुछ राज्यों में जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में अगर देखें तो वीकेंड कर्फ्यू है और कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ को आने की अनुमति होगी। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं। रेस्तरां, होटल, सिनेमाघर, इन सब की क्षमता को घटाकर 50% कर दिया गया है। हालांकि मेट्रो और बसों को 100% क्षमता पर चलाया जा रहा है, लेकिन बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू कर दिया गया था। अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की पाबंदियों पर। यहां पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है। इसे बढ़ाया गया है। 14 जनवरी तक 10वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। समारोह में सिर्फ 100 लोगों को इजाजत दी गई है, जो कि पास के दिल्ली से ज्यादा है। रेस्तरां, सिनेमाघर, जिम 50% क्षमता पे काम करेंगे। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर कल वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है दिल्ली के बाद, और कई पाबंदियां भी लागू हैं। रोजाना रात 10 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू भी वहां पर जारी रहेगा। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। रेस्तरां, होटल और सिनेमाघर यहां पर भी 50% की क्षमता के साथ ही काम करेंगे। रुक करते हैं अब बिहार का। यहां 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और रात 10 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू बिहार में रहेगा। 21 तक 8वीं कक्षा के स्कूल भी बंद रहेंगे और 9वीं से 12वीं की कक्षा 50% की क्षमता के साथ चलेगी। वहीं शादी श्राद्ध में 50 लोगों को इजाजत दी गई है और दुकानें, निजी प्रतिष्ठान जो है वो रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अलग अलग राज्य अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड्स आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि सभी प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम जिनकी कुल क्षमता 50 बेड्स या उससे ज्यादा है, अपने यहां कम से कम 40% बेड्स कोरोना के इलाज के लिए आरक्षित करें। यानी नॉर्मल बेड्स के भी 40% और आईसीयू बेड्स के भी 40% बेड्स कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। 24 घंटे में आए हैं यहां पर। अगर दिल्ली के मामलों की बात करें तो करीब 5,500 नए मामले आए थे और करीब 7.5 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना मामले हैं ये। और अगर हम संक्रमण दर या पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 8.37 पर बनी हुई है, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं और राजधानी में मामले भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए वीकेंड कर्फ्यू यानी कि शनिवार और रविवार का कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मेट्रो के बाहर ऐसी भीड़ अब देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन बिना मास्क के लोग सफर नहीं कर पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तय किया गया कि शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। सभी सरकारी दफ्तर में जरूरी कामों को छोड़कर बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों में आधी क्षमता पर काम की इजाजत होगी। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकलें। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 8 जनवरी तक दिल्ली में हर दिन 8 से 9 हजार मामले आ सकते हैं। 15 जनवरी तक ये बढ़कर 20 से 25 हजार हर दिन हो सकते हैं। पर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को फिलहाल खारिज किया है। क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम में। सर, आज संक्रमण दर कितनी दर्ज होगी? लगभग 8.5% के आसपास। 8.5%। और मामले आएंगे 5,500 के आसपास। 5,500 के आसपास। वैसे शनिवार इतवार की बंदी के फैसले से ही मजदूर चिंतित हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो दिक्कत आ जाएगी इन दोनों तो आएगी। आज क्या खाएगा इंसान? फिर परिवार हमारा यही है,
माँ बाप बच्चे हैं। और कुछ पैसा जोड़ के भी कुछ पैसा जोड़ के भी नहीं रखा सर हमने तो। कर्जा भी ले लेके दिया हमने, यानी खर्चा चलाया कर्जा ले लेके। अब प्रॉब्लम हो रही है और खर्चा भी देना है जैसे लिए है। फिलहाल डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी। कोताही लापरवाही भारी पड़ सकती है। महामारी से इस लड़ाई में कुछ सख्त फैसले सरकार ले रही है, कुछ समझदारी के फैसले हमें भी लेने होंगे। नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली से रुक करते हैं अब मुंबई का, जहां कल 10,860 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 9,665 यानी कि 89% बिना लक्षण के हैं। कल आए नए मरीजों में से 834 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उनमें से 52 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। वहीं सोमवार को 8,082 मरीज मिले थे और उनमें से 574 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। डबलिंग रेट की बात करें तो वो अब 110 दिन पर आ गया है। और अब बात करते हैं गोवा की, जहां से एक क्रूज शिप वापस आ रहा है। कॉर्डिलिया क्रूज का ये शिप है। ये मुंबई वापस आ गया और इस पर सवार 2000 लोगों में से 66 लोग कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये क्रूज शिप गोवा के एक पोर्ट से लौट आया है। कई संक्रमित लोग ऐसे थे जिन्होंने गोवा में ऑनलाइन आइसोलेशन करने से मना कर दिया था और वो वापस आना चाहते थे। अब ये लोग जहाज पर ही रहेंगे। रविवार को एक क्रू मेंबर के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी मुसाफिरों का टेस्ट किया गया था, जिसके बाद ये 66 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। और अब बात करते हैं कोरोना के असर की, जो कि अलग अलग क्षेत्रों पर, इकोनॉमी पर, हर जगह पड़ रहा है। और इसके मामले जैसे ही बढ़ रहे हैं तो शादियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। देश भर में जनवरी से लेकर मार्च भर में करीब 30 लाख शादियां होनी हैं। अब कोरोना ने इन शादियों का भी बजट बिगाड़ दिया है। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाले रजत कुमार की बेटी की शादी 23 जनवरी को है। बैंक्वेट हॉल बुक करा दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से हॉल बंद हो चुके हैं। अब वो यूपी में बैंक्वेट हॉल खोज रहे हैं ताकि बेटी की शादी हो पाए। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं इस मोमेंट पर कहाँ जाऊँ, जबकि मैं ऑलरेडी अपना सब अरेंजमेंट दे चुका हूँ, अपने मेहमानों को सबको इनविटेशन कार्ड दे करके बुला चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे बराबर में यूपी यहाँ सिर्फ 500 गज दूरी पे, जहाँ पर 200 लोगों की व्यवस्था अभी भी अलाउ है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 20 आदमी के लिए कैसे अपने फंक्शंस में, जबकि 20 मेंबर तो हमारी फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं। दिल्ली में 1000 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल और टेंट हाउस हैं। कड़कड़डूमा में गुरमीत बैंक्वेट हॉल में मंगलवार को जन्मदिन पार्टी थी, लेकिन सन्नाटा छाया है। 9 जनवरी को भी शादी की बुकिंग है, लेकिन अब जनवरी तक शादियों के लिए फिलहाल बैंक्वेट हॉल को बंद कर दिया गया है। पिछले 2 सालों से पूरी ये इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, तो दिल्ली सरकार से मेरी अपील रहेगी कि बैंक्वेट की इंडस्ट्री को बर्बाद ना किया जाए। कृपया करके इसकी थोड़ी गैदरिंग के लिए खोला जाए। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक में देश भर में हो रही करीब 30 लाख शादियों पर कोरोना का असर होगा। इससे बैंक्वेट हॉल, होटल, फूल और टेंट हाउस से जुड़े कारोबारों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है जो शादी की तैयारी कर चुके हैं और कई जगहों पर एडवांस पैसा भी दे दिया है। 2 साल के बाद में शादी करने और शादी कराने वालों को इस साल अच्छे की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पर सोचिए, जिन लोगों ने कोरोना के चलते अपनी शादियां टाली हैं या जिनके प्री बुकिंग के पैसे डूब गए, वो जब राजनीतिक पार्टियों की भीड़ को देखते होंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और वहां पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में अब तक 8,27,748 लोगों की जान जा चुकी है और 98,000 से ज्यादा अमेरिकी फिलहाल अस्पतालों में भर्ती हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लगातार अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से वैक्सीन लेने की अपील भी की जा रही है
और ये रिकॉर्ड नंबर के मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, जो 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 4 दिन पहले 5,90,000 मामले आए थे, तो एक बड़ा उछाल देखा जा रहा है डेली केसेस में। 4 दिन में दुगना हो गया है संक्रमण। 98,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। और देश भर में एक तरफ कोरोना फैल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी रैलियां सब और प्रचार सब जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज फिरोजपुर से पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी अकाली दल का गढ़ माने जाने वाले फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद ये पंजाब में पीएम मोदी की पहली रैली होगी। इस दौरान पीएम फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा वो कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कुल मिलाकर पीएम 42,750 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं किसान नेताओं ने पीएम की रैली के विरोध का ऐलान किया है। खबर है कि रैली का विरोध करने पहुंच रहे किसानों को फिरोजपुर में आने से रोकने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस चुनावी दौर में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी बढ़ती जा रही है। आयकर विभाग ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी और आगरा में जूतों के 3 कारोबारियों के यहां छापेमारी की। इनमें से कुछ समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी अजय चौधरी के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और बागपत के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। उनके एस ग्रुप के तमाम दफ्तरों पर भी छापे पड़े। ये नोएडा सेक्टर 126 में एस ग्रुप का कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहां आईटी अधिकारी नोएडा पुलिस की सुरक्षा लेकर पहुंचे। 2010 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले अजय चौधरी को सपा का नजदीकी माना जाता है। दिल्ली और एनसीआर में उनके कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्या कहना है, जांच एजेंसियां हैं, किसी ने अगर कोई गलत किया होगा तो जांच एजेंसियां जांच करती हैं, गलत चीज पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई जांच में गलत नहीं पाया जाता है तो जैसे छापे पड़ते हैं, छापे के बाद कार्रवाई समाप्त हो जाती है। लेकिन यह सही है कि आजकल समाजवादी पार्टी के लोग घबराते जल्दी हैं कि ये कहाँ इत्र में सुगंध आ रही थी, उसकी दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई। आयकर विभाग ने आगरा शहर के 3 बड़े शू एक्सपोर्टरों मनु अलग, मानसी चंद्रा और विजय आहूजा के ठिकानों पर भी छापेमारी की। मनु अलग को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। अभी कुछ महीने पहले ही अखिलेश यादव मनु अलग की मां के निधन के बाद उनके घर भी आए थे। हालांकि इन तीनों के यहाँ छापेमारी में क्या निकला, इसे लेकर आयकर विभाग का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उधर समाजवादी पार्टी से एमएलसी पंपी जैन के यहाँ 31 दिसंबर से रेड जारी है। कन्नौज के बाद उनकी कानपुर की फैक्ट्री और दफ्तर में भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। पंपी जैन को आयकर विभाग की टीम उनके बहनोई अनूप जैन के घर भी ले गई। सब शांति है, बढ़िया है। कुछ मिला कॉन्फ्रेंस करेंगे या सब बढ़िया, हम बता देंगे, सबको बता देंगे। कुछ मिला है सर? अरे आप 1-2 दिन बाद आइए, सब कुछ बताएंगे। सर पंपी जैन कहाँ है सर? पंपी जैन हम लोग घर पर हैं यहाँ, सुकून से है सर, कोई परेशानी है सर? यूपी चुनाव से ठीक पहले छापेमारी पर राजनीतिक नोकझोंक जारी है। हालांकि किसी भी रेड पर आयकर विभाग का आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग कारोबारियों पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन छापेमारी को अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं। अब देखना होगा कि इन छापेमारी से निकलता क्या है। लखनऊ में अपने सहयोगी कमाल खान के साथ नोएडा से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम के लिए मशहूर सहारनपुर के देवबंद में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस के ट्रेनिंग केंद्र का शिलान्यास किया। देवबंद में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार दंगे कराती थी और उनकी सरकार दंगे न हो इसलिए एटीएस के केंद्र बना रही है। क्या है इस शिलान्यास के मायने, बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। और
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को इस्लामी तालीम का मरकज कहे जाने वाले देवबंद पहुंचे। यहां योगी ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। फिर पिछली सपा सरकार पर आतंकवादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं। दिन में, रात में, सुबह, शाम और समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही योगी आदित्यनाथ ने भले ही देवबंद को लेकर सीधे कुछ न कहा हो, पर उनके मंच पर पहुंचने से पहले कई बीजेपी नेता देवबंद को आतंक की फैक्ट्री बताते नजर आए। देवबंद जो पहले आतंकी घटनाओं को लेकर, आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहता था, अब ये चर्चाएं खत्म होने की बारी है। योगी के बयान पर सपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि योगी जानबूझकर पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप गए तो आप विषधरी भाषा बोलने के बजाय क्या आप इस पर बात कर पाए? आपने वहाँ के किसानों से पूछा होता कि उनके गन्ने का मूल्य मिला क्या? आपने पूछा होता तो किसानों ने आपको जवाब दिया होता। दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं ने इस मामले को तूल ना देते हुए एटीएस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का स्वागत किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि बीजेपी के नेता देवबंद को आतंकवाद के साथ ना जोड़ें। इसका दफ्तर जो देवबंद में कायम हो रहा है, हम इसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और जो लोग मुखालिफ पार्टियां देवबंद को दहशतगर्दी का अड्डा करार देते हैं, ये सब गलत है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ध्रुवीकरण का आलम यह था कि 3,50,000 मुस्लिम मतदाताओं वाली देवबंद सीट भी बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तेवर बदल दिए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले देवबंद को दारुल उलूम, जो कि सबसे बड़ा मदरसा है एशिया का, उसके लिए जाना जाता था, लेकिन अब एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाएगा। तो इस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के जरिए देवबंद की पहचान बदलने की भी कोशिश है, लेकिन पता है बीजेपी को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डगर कठिन है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मेरठ में थे और आज मंगलवार को अलीगढ़ और सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ भी पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी प्रेम सिंह और अशोक कश्यप के साथ सहारनपुर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब छत्तीसगढ़ से एक स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पिछले साल पहली बार छत्तीसगढ़ पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती हुई। राज्य के 4 जिलों में 13 ट्रांसजेंडर कांस्टेबल भर्ती किए गए, जो अपने आप में एक मिसाल थी। आइए देखते हैं समाज का जो वर्ग सदियों से दबा रहा, कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये समाज की मुख्य धारा की ओर कदम ताल है। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में ऐसे 13 लोगों का चयन हुआ है जो थर्ड जेंडर से आते हैं। इसने एक पूरे समुदाय के लिए सम्मान से जीने का रास्ता निकाला है। बचपन से ही मेरा फोर्स में जाने का सपना था, बट मैं एक ट्रांसजेंडर होने के कारण मैं वो सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। बचपन से देखते आ रही थी कि फोर्स पे सिर्फ मेल और फीमेल ही रहते थे। ट्रांसजेंडर का कॉलम आया और मैं अप्लाई की उसमें, और जो मेरा सपना है वो पूरा हो चुका है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ आई मेरे सामने कि मेरे जेंडर पे लोग अगर तैयारी करते थे तो उसको लोग देख के हंसते थे, कमेंट करते थे। हम लोग इस फील्ड के लिए सोचे भी नहीं थे, लेकिन कड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद आखिर हम सारी ट्रांस बहनों का सपना पूर्ण हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का साथ ना होते हुए भी हम लोगों ने उस कड़ी चुनौती को पूर्ण किया है। हमारी इस मेहनत को देखकर हमारे खुद का समाज और हमारा ट्रांसजेंडर समाज बहुत गौरवान्वित हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसजेंडर समाज बहुत ही हर फील्ड में आगे आए, चाहे वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पुलिस, जो भी बनना चाहे वो बन सकता है। ये एक बड़ी पहल है, खासकर लॉकडाउन में बाकी वंचितों की तरह ये समुदाय भी बहुत मुश्किल जीवन जी रहा था। लॉकडाउन हुआ तो हमें इस जिले को छोड़ करके उस जिले में जाना पड़ा, और कहीं ऐसा होता है कि कई बार हम जब भिक्षावृत्ति करने जाते थे तो हमें दूर से ही भगा देते थे, घर के पास आने ही नहीं देते थे। ट्रेन में हम जब जाते थे तो सर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते थे जो हमारे ऊपर बुरा दृष्टि से देखते थे और हमें देखकर दूर हट जाते थे।
और बहुत सारे लोग ऐसे ही मिल जाते थे कि पैसा देते भी थे, फिर उसके बाद बोलते थे कि हमारे पैसे वापस कर दो। बाद में उसके बाद में लड़ते थे, झगड़ते थे, हम नहीं देंगे पैसा, आज हमारे पास पैसा नहीं है। भरोसा करें कि ये शुरुआत दूर तक जाएगी। मुख्य धारा के दूसरे संस्थानों में भी इनकी जगह बनेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं है और सब मिलकर पंजाब का चुनाव लड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सिपाही हैं और हमेशा कांग्रेस में बने रहेंगे। आइए सुनते हैं उस बातचीत का कुछ हिस्सा। जब आपका कैप्टन विरोधियों के हाथ की कठपुतली बन जाए, जब वो अपनी जान बचाने के लिए, जैकरंडा ट्रस्ट से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए कांग्रेस को बेचे, पंजाब को बेचे, धंधा करने के लिए अपने विरोधियों, अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला के 75-25 खेले, तो फिर वो कैप्टन नहीं है, गद्दार है, बाउंसर उसके पल्ले ही नहीं है, चला हुआ कारतूस आदमी है। फोका पटाखा है, पटास खत्म। नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता छोड़ी, किसी ने सरपंची छोड़ी हो? बताओ। सिद्धू जब बीजेपी को छोड़ के गया, 6 साल की राज्यसभा छोड़ी, एक बंदा बताओ। घर का बेधी तो लंका ढा गया। कैप्टन के पल्ले कुछ नहीं है, कैप्टन का किरदार खत्म हो गया। कैप्टन एक बिका हुआ आदमी लगता है आज। सिद्धू ने अपनों के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। अगर कोई मेरा नाम बोल के हेडलाइन बनानी चाहे, बनाए। बीजेपी ने एक फरमान जारी किया है, ठीक है, एक ऑफिस उन्होंने खोला है जलंधर में। तो उन्होंने कहा है कि या तो करेंगे अंदर ईडी से, या आ जाओ हमारे ऑफिस जलंधर, अंदर या जलंधर। तो जिनको कहते हैं ना जलंधर कि तेरे ऊपर 2000 का वो है, फिर उससे कहते हैं बोल सिद्धू के खिलाफ। नहीं जीतना इन लोगों ने रंग में भंग डालनी है। जैसे बादल समंदर में से पानी लेता है मनोरंजन भारती साहब, और फिर धरती पे बरसा के नदियों द्वारा 3-4 गुना उसे वापस करता है। तो वही हमारी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू कोई घपला वपला किया होता तो ईडी ठोक देती। ये बात मैं भी मानता हूँ कि कोई, अरे सर साहब आप ईमानदार हो, ये बात सब जानते हैं। तो फिर इसीलिए तो नवजोत सिंह सिद्धू बोलता है और कुंडा खोलता है, पोल भी खोलता है। पंजाब के लोग तय करेंगे कि धरती पुत्र कौन होगा। ये धरती, पंजाब की धरती, इस 25 साल के जुल्म के बाद इतनी सयानी हो गई है कि अपना वारिस खुद चुनेगी, हाईकमान तय करेगी। मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इन दोनों का सिपाही हूँ और सारी उम्र रहूंगा। ये मुझे पता है। हाँ, सारी उम्र रहूंगा, अनकंडीशनली रहूंगा, लेकिन मैं पंजाब के साथ द्रोह नहीं करूंगा। सुरखरू होता है इंसान फतेह आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। और राहुल गांधी, मैं आपको लिख के देता हूं, खरा सोना है 24 कैरेट। प्रियंका जी, आग में भी डालोगे काले नहीं होंगे, और चमकेंगे और दमकेंगे, कुंदन बनेंगे। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम विशाल है, जिसे बेंगलुरु से मुंबई लाया गया है। इस मामले में एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने वाले आरोपियों में से एक विशाल कुमार 10 जनवरी तक रिमांड पर दे दिया गया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल इसे बेंगलुरु से पकड़ कर लाई। पुलिस के मुताबिक विशाल इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन बुली ऐप पर कंटेंट अपलोड करने का काम भी करता था और मुख्य आरोपी के संपर्क में था। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला सिद्रा पटेल का कहना है कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि बड़ी साजिश का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे जो 100+ विमेन हैं, सारे मुस्लिम हैं, सारे आउटस्पोकन हैं, सारे अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने नहीं डरती हैं, सारों इस सरकार को क्वेश्चन करती हैं। तो मकसद डेफिनेटली था कि उनको एक ह्यूमिलेशन हो, साइलेंसिंग हो, और ये इसलिए हुआ है बिकॉज जब सोली डील्स हुआ था तभी कोई टाइमली इंटरवेंशन नहीं लिया गया था, तो एक सॉर्ट ऑफ एम्बोल्डन हो गया है। एंड आई डोंट इवन, मुझे ऐड भी नहीं करना पड़ेगा कि एक हेट का जो इकोसिस्टम है वो इसी का, ये कुछ सेपरेट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, वो जो एंटी मुस्लिम बिगेटरी का आजकल माहौल है उसी का ये एक हिस्सा है। बुलीबाई नाम के ऐप मामले में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद से पीड़ित महिलाएं सामने आई हैं। आरोप है कि उनकी तस्वीर और जानकारी अपलोड कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है।
आरोप है कि बुलीबाई ऐप पर महिलाओं की बोली लगाई जाती है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और मुंबई एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक भी ये मामला उठा चुके हैं। मामले में एक महिला भी शक के दायरे में है। पुलिस ने उसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि ये महिला मुख्य साजिशकर्ता हो सकती है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महारी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। बढ़ते कोरोना के मामलों का साया किताबों के मेले पर भी पड़ रहा है। 8 तारीख से होने वाला पुस्तक मेला टल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी घोषणा जल्द ही हो जाएगी, लेकिन घोषणा की देरी की वजह से प्रकाशक जरूर परेशान हैं। ये 2 बरस पुरानी तस्वीरें हैं जब प्रगति मैदान आखिरी बार किताबों से गुलजार हुआ। हालांकि इस साल 8 से 16 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की तारीख तय है, लेकिन सारे हालात बता रहे हैं कि मेला टल जाएगा। हालांकि नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। मेला न लगने की घोषणा अब तक हो जानी चाहिए थी। समझ में नहीं आ रहा है कि मेले की तैयारियां जारी रखी जाएं या इन्हें रोक दिया जाए। लोगों ने बाहर से जिन्हें आना है अपने टिकट बुक कराए हुए हैं, वे इन्हें निरस्त भी नहीं करा पा रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस साल देश भर के 500 प्रकाशकों ने स्टॉल लिए। कुल 1200 स्टॉल बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आशंकित प्रकाशक परेशान हैं कि अब क्या होगा। चंडीगढ़ के मशहूर आधार प्रकाशन के मालिक देश निर्मोही 10 दिन पहले ही चिट्ठी लिख चुके हैं कि ये पुस्तक मेला रद्द किया जाना चाहिए। कई प्रकाशकों ने अनुरोध किया। स्वयं मैंने भी एक पत्र नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक को लिखा, लेकिन उनकी खामोशी थोड़ा पीड़ा देती है और आज तक पुस्तक मेले के स्थगित होने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं। हर साल लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला देश भर के पुस्तक प्रेमियों का आकर्षण होता है। खासकर हिंदी की दुनिया में यह प्रकाशकों, पाठकों और लेखकों को जोड़ने वाला मेला भी होता है, जिसमें बाहर से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। ये हम लेखकों के लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। बहुत ही निराशाजनक लगता है कि पूरे साल, खासतौर से पिछले साल चूंकि मेला नहीं हुआ, इस साल बहुत ज्यादा उसकी उत्सुकता थी, इंतजार था। आता तो हम सब कितने दूर दूर से, देश के कोने कोने से लेखक आते हैं और दुनिया भर का साहित्य एक जगह मिलता है। उस सुख से हम वंचित हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मेले के आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि मेला रद्द करने पर अंतिम मुहर सरकार को लगानी है। जब तक ये आदेश नहीं आता, वे कुछ नहीं कर सकते, बेशक इससे प्रकाशकों को परेशानी हो रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब वो 5 बड़ी खबरें जिन पर रहेगी आज दिन भर हमारी नजर। आप इनमें से कौन सी खबरें विस्तार से देखना चाहेंगे, हमें बताइए। किसानों के विरोध के बीच पंजाब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी खबर बुलीबाई ऐप पर, जिसमें रिमांड में गिरफ्तार हैं एक युवक और एक युवती। वहीं कोरोना से जुड़ी खबर बिहार की, जहां पर धार्मिक स्थलों में एंट्री बंद कर दी गई है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही जुड़ी एक और खबर, जिसमें बीजेपी अब अपना मेगा वर्चुअल रैली करेगी। एक महीने से नहीं बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। ये 5वीं खबर है जिस पर हमारी नजर रहेगी।